हेलो क्लास 10। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं, विच वन इज 2.2 उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे जो मध्य वर्ग है वो अब उत्पन्न हो चुका था, वो अब लोगों के पहचान में आ चुका था कि जो श्रमिक हैं वो अपने औद्योगिकीकरण की वजह से, उद्योगों की वजह से, व्यापार की वजह से वो एक नया वर्ग उन्होंने बना लिया था जो कि मध्य वर्ग कहलाता था। अब ये जो मध्य वर्ग था, आखिरी लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से राष्ट्रवाद का उदय शुरू हुआ, लोगों के मन में एक विचार आने लगा राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद के मायने क्या थे उदारवादी में? तो पहले उदारवादी का मतलब समझते हैं। उदारवादी कौन थे? 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित उदारवाद काफी जुड़े हुए थे। उदारवाद की मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। लिबरलिज्म, इंग्लिश में इसे लिबरलिज्म कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के लिबर वर्ड से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है आज़ाद। सो लिबरल मीन्स आज़ाद ख्यालों वाले। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारवादी जो भावना थी उसका मतलब था कि हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई आज़ाद है। नए मध्य वर्ग, जो ये नया मध्य वर्ग बना था औद्योगिकीकरण की वजह से, इनके लिए उदारवाद का मतलब था हर व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। आज़ादी तो यही होती है ना कि हर कोई कानून की नज़र में बराबर हो। तो उदारवादी राष्ट्रवाद ने सेम चीज़ अपने में फॉलो की थी। तो ये मतलब रहा उदारवादी का, लिबरलिज्म, आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। अब अगर हम बात करें, राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। उदारवाद हमेशा से चाहता था कि एक ऐसी सरकार बने, एक ऐसा जो शासन व्यवस्था है वो ऐसी रहे जिसमें सबकी सहमति हो, कोई किसी पर जोर जबरदस्ती ना करे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग, हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्लर्जी और नोबल्स, तो पादरी वर्ग और निरंकुश जो शासक थे उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर गया था, जैसे कि टैक्स ना देना, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें थी उनके साथ। तो उन सारे विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। संविधान बना दिया गया था और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। तो ये आप एक तरीके से देख सकते हैं, ये जो शुरुआत थी ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों के मन में आई थी कि विशेषाधिकार की समाप्ति होनी चाहिए, संविधान होना चाहिए एक देश में, और एक संसदीय प्रतिनिधि सरकार बननी चाहिए। हर जनता अपना प्रतिनिधि चुने और सरकार का पक्ष निर्धारित करे। 19वीं शताब्दी में उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पे भी बल देते थे। उन उदारवादी लोगों का मानना था कि स्वामित्व होना चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास हमारी निजी संपत्ति का स्वामित्व है, तो हमारे ऊपर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हमें किसी दूसरे पर निर्भर होना नहीं पड़ता। तो उदारवादी निजी संपत्ति के फेवर में थे, वो चाहते थे कि इसे भी अनिवार्य किया जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। ये थोड़ी अलग बात हो गई थी कि निजी संपत्ति के तो पक्ष में थे, स्वतंत्रता के पक्ष में भी थे, लेकिन मताधिकार के पक्ष में कुछ लिबरल या उदारवादी लोगों का जो विचार था वो सहमत नहीं था। यदि आप क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। आपने पढ़ा था निष्क्रिय और सक्रिय क्लास 9th में, है ना, एक्टिव पैसिव सिटीजन के बारे में। तो एक्टिव सिटीजन ही मत दे सकते थे, चुनाव में अपना वोट दे सकते थे, और वो कौन थे? जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। जो पैसिव सिटीजन थे, और पैसिव सिटीजन में कौन था? ऐसे पुरुष जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं है, या फिर महिलाएं, और उन्हें जितने भी राजनीतिक अधिकार से उनको दूर रखा गया था। थोड़े समय के लिए जैकबिन शासन के समय वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था।
हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जैकोबिन क्लब था, जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने बनाया था, उसमें उन्होंने सिर्फ ये 21 साल जिसकी उम्र है वो मताधिकार दे सकता है, वो वोट दे सकता है। लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए हुआ था, जब तक जो जैकोबिन शासन है वो रहा। वापस से जब नेपोलियन आ गया, उन्होंने फिर से सीमित मताधिकार का पक्ष लेके आ गए। महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। मतलब 10 साल के लिए तो जब जैकोबिन शासन था उस टाइम तो ये सब चला, लेकिन फिर से जब नेपोलियन आया तो उन्होंने फिर से मताधिकार को वापस ले लिया। अब उन्होंने फिर से बोल दिया कि जो महिलाएं हैं वो अवयस्क में गिनी जाएंगी और वो पिता या पति दोनों के अधीन ही रहेंगी। 19वीं और 20वीं सदी में आरंभिक वर्षों में महिलाएं संपत्ति विहीन पुरुषों के समान ही राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए जा रहे थे। अब जो महिलाएं थी उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और उनको लगता था कि जब हम हर जगह बराबर हैं, हम काम करते हैं, हम क्रांतियों में भाग लेते हैं, तो हमें एक्टिव सिटीजन या हमें सक्रिय मताधिकार क्यों नहीं मिलता। तो ये इस विरोध में आंदोलन चलाए जा रहे थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों या पूंजी के आवागमन, राज्य पर लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। अगर हम बात करें आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद की, तो जो उदारवादी लोग थे वो चाहते थे कि बाजारों में मुक्ति हो, चीजों और पूंजी का आवागमन तेजी से हो। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपने सामान को ले जाएं और ले आए, उन पे कोई नियंत्रण ना हो, उन नियंत्रणों को खत्म कर दिया जाए। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों को यह जोरदार मांग थी। मतलब 19वीं सदी में तो लोग इसके लिए बहुत तेजी से मांग कर रहे थे। किसके लिए? कि नियंत्रण को खत्म किया जाए और बाजारों को मुक्त किया जाए। कौन कर रहा था ये? उदारवादी लोग। 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मनी भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। आपको समझाते हैं कि वो ये मांगे क्यों मांग रहे थे। ऐसा क्या हुआ था कि उनको फ्रीडम चाहिए था, उनको बाजारों में मुक्ति चाहिए थी। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों जैसे 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। हम सबको पता है कि नेपोलियन सिर्फ फ्रांस पे नहीं राज करना चाहता था, बल्कि पूरे यूरोप को अपना राज्य बनाना चाहता था। इसलिए वो दूसरे राज्यों पर हमेशा आक्रमण करता था। तो इस तरीके से लगभग 39 राज्यों का एक महासंघ बना लिया था नेपोलियन ने। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा थी और नाप तौल की प्रणाली थी। मतलब ये जो 39 राज्य थे, इसमें हर 39 राज्य की मुद्रा भी अलग थी और नाप तौल की पद्धति भी अलग थी। कैसी थी उसका भी उदाहरण दिया गया है आपको। 1833 में हैम्सबर्ग न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों के नाकों से गुजरना पड़ता था। मतलब अगर आप 1833 की बात करें, उस समय हैम्सबर्ग से अगर आपको न्यूरेमबर्ग जाना है तो आपको 11 नाकों, जैसे हम लोग टोल टैक्स देते हैं ना, ऐसे 11 नाकों से गुजरना पड़ता था। और हर जगह क्या था? एक अलग मुद्दा थी और अलग जो नाप तौल की प्रणाली थी वो भी अलग थी। जैसे यहाँ पे बताया कि हर बार वो क्या करते थे? अलग अलग प्रणालियों का यूज करते थे। 5% शुल्क तो जरूरी था कि उन्हें देना ही है। शुल्क अक्सर वस्तुओं के वजन और आकार के अनुसार लगाए जाते थे। कोई चीज का भार कितना है और किसी चीज का आकार कितना है, उस हिसाब से शुल्क लगाया जाता था। हर क्षेत्र की क्योंकि अपनी नापतोल की व्यवस्था अलग थी, तो हिसाब लगाने में समय भी लगता था। जैसे आज हमें पता है कि 1 मीटर है इसकी लंबाई, तो ये 1 मीटर ही है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, भारत के या विश्व के, हर जगह एक ही है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। 39 राज्यों में 39 मुद्राएं थी और 39 मुद्राओं के साथ साथ वहाँ के नापतोल की प्रणाली भी अलग थी। तो हर जगह आकार और भार के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो हिसाब था वो लगाया जाता था नाकों पे, और उसके लिए समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता था। एक उदाहरण दिया गया है कि मसलन के कपड़े को नापने का पैमाना था एले। ये एक एले, जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है, वैसे एक वहाँ पर चलता था
एले, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती और बढ़ती रहती थी, है ना। एक इन्होंने दिया है उदाहरण, जैसे फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है एक एले 54.7 सेंटीमीटर, 54.7 सेंटीमीटर का, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूमरेबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये जो एक एले है इसका जो लंबाई है वो हर एक नई टोल नाके के बाद बदल जाती है। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे। उनका मानना होता था कि हमारा समय बर्बाद होता है, हर जगह नई प्रणाली, हर जगह नई रोक टोक लगाए जाते हैं, है ना। कहीं पे वो वही सेम 1 मीटर या एक एले अलग हो, उसकी लंबाई अलग नापी जाती है, दूसरे क्षेत्र में अलग नापी जाती है, तो वो इस चीज को बाधक मानते थे और तर्क दे रहे थे कि जहां वस्तुओं और लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित, तो उनका मानना था कि हम तभी बिजनेस कर सकते हैं जब ये सारे बाधा रहित हो, जब ये सारी जो टोल नाके हैं ये खत्म कर दिए जाएं। इसी चीज को 1833 में का आपको उदाहरण दिया गया एले का, और 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जिसे ज़ोल्वेराइन कहा जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है? एक शुल्क संघ है ज़ोल्वेराइन। ये एक यूनियन था, एक एसोसिएशन था जिसने मिलके ये जो टैरिफ बैरियर्स लगते थे ना, ये जो रह रह के नाकों पे लोग वसूलते थे, इनके बारे में काम किया और अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। जैसे शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। सोचिए 39 मुद्राएं चलती थीं, हर एक क्षेत्र में अलग, उनसे घटाकर ज़ोल्वेरिन ने सिर्फ 2 मुद्राएं ही मान्य रखी। उससे पहले 30 के ऊपर मुद्राएं चलती थीं। इसके अलावा रेल के जाल और गतिशीलता बढ़ाई गई, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया गया। ये सारी चीजें ज़ोल्वेरिन जो यूनियन था, ज़ोल्वेरिन किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक ये पूरा क्या है, शुल्क संघ है। इसी समय पनप रही राष्ट्रवादी भावनाओं को भी आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अब लोगों के मन में तो चल ही रहा था कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, और राष्ट्रवाद की ये भावना के साथ ही, और जब ज़ोल्वेरिन ने एक संघ बना दिया, मुद्राएं भी एक हो गई, नापतोल की प्रणाली भी लगभग बराबर कर दी गई, तो राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने और मजबूत बना दिया। ये जो राष्ट्रवाद थे, अब ये भावनाएं जो आर्थिक है उनसे भी मजबूत बन रही थी। तो ये है आपका जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कैसे जो उदारवाद थे वो राष्ट्रवाद से कैसे क्या मायने रखते थे। अगले पार्ट में, अगले भाग में हम पढ़ेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आ गया। मतलब ये उदारवाद लोग थे जो मध्यम वर्ग से पनपे थे, लेकिन ये रूढ़िवाद लोग कौन थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बाय।